हेलो फ्रेंड्स, पीआईबी की डेली समरी में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे 28 सितंबर की पीआईबी की डेली समरी। जैसे कि आपको पता है, आने वाले सभी एग्ज़ाम जैसे कि आजकल डिस्क्रिप्टिव अप्रोच रखते हैं, तो पीआईबी का एक ऑथेंटिक डेटा आप अपने डिस्क्रिप्टिव में यूज़ करके अपने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा फ्रेम कर सकते हैं। इसीलिए आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आरबीआई ग्रेड बी और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पीआईबी की समरी। आज का सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी न्यूज़ है। सेंटर एक्सटेंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये जो एक स्कीम है गवर्नमेंट की, इसको अगेन गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक्सटेंड किया है अक्टूबर 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के लिए 3 मंथ्स के लिए फर्दर इसको एक्सटेंशन मिला है। ठीक है, इसमें क्या है ये पर्टिकुलर स्कीम, free good grain at 5 kg per person per month for all the beneficiaries of NFSA will be continued till December 2022। घर में जितने भी मेंबर हैं तो पर मेंबर 5 kg यहाँ पर जो है ग्रेन आपको फ्री मिलेगा। जैसे कि अभी जो सिचुएशन बनी थी कोविड की, उस टाइम पर जो एक पुअर पीपल्स थे, स्पेशली जो बिल्कुल डेली वेज इनकम जिसे हम कह सकते हैं जो पर्सन थे, उनका रोज़गार पूरी तरह छिन गया था। सैलरीड की फिर भी जैसे थोड़ी बहुत कंपनी वर्क फ्रॉम होम के थ्रू दे भी रही थी, बट ये जो डेली वेज वाले लोग थे उनका पूरी तरह से इनकम जो है वो कह सकते हैं कि बंद हो गई थी। घर चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचा हुआ था, अन्न भी नहीं था उनके पास खाने के लिए। जो बहुत गरीब तबके के लोग थे उनके लिए गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम पर ये स्कीम शुरू की थी ताकि उन्हें एटलीस्ट खाना मिल सके। ठीक है, तो ये फ्री बिल्कुल अनाज यहाँ पर दिया जा रहा था। उसी को तब से एक्सटेंड कर करके अभी तक चलाया जा रहा है, क्योंकि जैसे कोविड की फर्स्ट आई, सेकंड वेव आई और थर्ड में खैर इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, बट हाँ वो सिचुएशन अभी भी कई लोग फेस कर रहे हैं जिन्हें रोज़गार वापस नहीं मिल पाया है। तो उसी के चलते इस स्कीम को फर्दर कंटिन्यू रखने का यहाँ पर डिसीजन लिया गया है। तो और क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। PMGKAY हैज़ सो फार हैड एन एस्टिमेटेड सब्सिडी 3.45 लाख करोड़ इन 6 फेजेस। अब पर्टिकुलर स्कीम के बारे में जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो आपको उसके कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर स्कीम में अब तक गवर्नमेंट इतना यहाँ पर खर्च कर चुकी है। इसका ये फेज़ 7 है। अब PMGKAY अक्टूबर से दिसंबर तक जो रहने वाला है वो इसका फेज़ 7 रहेगा। ठीक है, एस्टिमेटेड सब्सिडी ऑफ ₹44,762 करोड़ ओवरऑल अभी तक इतना रहा है, जिसमें से इसके लिए अकेला यहाँ पर इतना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ये 7 फेज़ के लिए। ठीक है, तो 44,762 करोड़। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है कि अब ये जो एक्सटेंशन हुआ है उसके लिए पर्टिकुलर कितना अमाउंट यहाँ पर एलोकेट किया जा रहा है। ठीक है, द टोटल आउटगो ऑफ फूड ग्रेन इन फेज 7 इज एक्सपेक्टेड टू 122 लाख मिलियन टन। तो यहाँ पर इतना 7 फेज़ में जो है फूड ग्रेन जाने वाला है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर डिसीजन will ensure that poor and vulnerable sections of society are supported for the forthcoming major festivals। अभी जैसे कि अब ये फेस्टिवल का सीज़न है, दिवाली आएगी, यहाँ पर 11 होगी और अभी नवरात्रि का ये जो फेस्टिवल है, तो ये फेस्टिवल का जो टाइम है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इन्होंने ये डिसाइड किया है इसको आगे इंक्रीज़ करने का, ताकि जो थोड़ा बहुत इनकम स्टार्ट कर भी दिए हैं तो उन्हें फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करना होगा। उनको यहाँ पर फूड ग्रेन की हेल्प मिल जाएगी तो एटलीस्ट उनका डेली जो है खाने का प्रॉब्लम एटलीस्ट सॉल्व हो जाएगा। फिर जो भी थोड़ा बहुत पैसा रहेगा उससे वो अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये मेनली अपना फेस्टिवल को देखते हुए यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किया है। ठीक है, इसके अलावा अबाउट 1121 लाख मिलियन टन सो फार, अभी तक जो है टोटल इतना फूड ग्रेन यहाँ पर जा चुका है। PMGKAY हैज़ बिन इन ऑपरेशन फॉर 25 मंथ्स एज अंडर, ये 25 मंथ से ये स्कीम तब से चल रही है। ठीक है, अब इसके फ़ेज़ के बारे में यहाँ पर बात की गई है। फ़ेज़ 1 से लेके 2 जो रहा है वो 8 मंथ्स का रहा है। ठीक है, अप्रैल 20 से लेके नवंबर 20 तक चला था। उसके बाद यहाँ पर फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 5 तक का जो ड्यूरेशन रहा है वो 11 मंथ्स का रहा है। मई 2021 से लेके मार्च 2022 तक का यह रहा था। मतलब ये देखा जाए ना तो ये कोविड की अगर आप लहर देखेंगे, ये फर्स्ट वेव आई थी, यहाँ पर सेकंड और थर्ड के लिए ये पर्टिकुलर जो है टाइम आया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो आई थी कोविड की इसी टाइम आई थी, मार्च 2020 में जो फर्स्ट लहर आई थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फ़ेज़ 6 रहा अप्रैल से सितंबर तक, और अब ये फ़ेज़ 7 है जो कि अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का रहेगा।
PM Garib Kalyan Anna Yojana, started during difficult time of COVID-19 crisis, has provided food security to poor, needy and vulnerable households beneficiary so that they don't suffer on account of non availability of adequate food grains। ठीक है, कोविड के समय पे ये लॉन्च हुआ था स्पेशली ताकि खाने पीने की एटलीस्ट दिक्कत ना रहे। इसके बारे में थोड़ा सा और हम जानेंगे शॉर्ट में। ये तो हो गया जो करंट इवेंट था, करंट न्यूज़ में जो चल रहा था उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इट वाज इनिशियली अनाउंस, ये सबसे पहले जो हुई थी अनाउंस वो हुई थी 2020 में, अप्रैल मई जून इस 3 महीने के लिए इसे अनाउंस किया गया था। 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स को यहाँ पर कवर किया गया था। जिनके पास भी राशन कार्ड है उन्हें फ्री अनाज यहाँ पर दिया जा रहा था। ठीक है, लेटर इट वॉज एक्सटेंडेड टिल नवंबर 2020, उसके बाद इसे एक्सटेंड किया गया था नवंबर के लिए। स्टार्टिंग में बात की जाए, इनिशियली द स्कीम वाज लॉन्च फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल टू जून 2020, और किस कॉस्ट के साथ इसे लॉन्च किया गया? स्टार्टिंग में जो कॉस्ट आई थी 1.70 लाख करोड़ इसका इन्वेस्टमेंट रहा था सबसे पहला। ठीक है, तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको काम आएंगी। गवर्नमेंट स्कीम का डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, RBI ग्रेड बी के मेंस एग्जाम में तो डायरेक्ट आते हैं। एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव के, तो वो भी आएगा और प्लस अपना डिस्क्रिप्टिव भी है ही। तो काफ़ी तरीके से आप इसको अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। क्या है पूरी न्यूज़ वो हम देखेंगे। यूनियन कैबिनेट इन्फॉर्म्ड अबाउट प्रोग्रेस अंडर नेशनल हेल्थ मिशन NHM 2021। तो जैसे कि अगेन गवर्नमेंट ने अपनी प्रोग्रेस को यहाँ पर बताया है, और मैं आपसे हमेशा कहती आई हूँ कि डिस्क्रिप्टिव में ऐसे कई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जहाँ पर आपको इस टाइप का डेटा यूज़ करना पड़ेगा। तो आज भी काफ़ी सारा डेटा है, इसे आप नोट करके रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। NHM की प्रोग्रेस के बारे में यहाँ आज बात की जा रही है। अब तक का जो टोटल इन्वेस्टमेंट इस पर किया जा चुका है, सेंट्रल का शेयर रहा है 27,989 करोड़। ठीक है, और इस पर्टिकुलर अगर पीरियड की बात की जाए इस साल की, जो कि मतलब ये जो दिखाया गया है ग्रोथ वो 20 से 21 का बताया गया है, उस पर्टिकुलर ईयर के लिए ये जो एलोकेशन रहा है वो रहा है 8,147.28 करोड़। ठीक है, तो ये टोटल है और ये इस फाइनेंशियल ईयर का है। टारगेट्स की बात की जाए अंडर NHM बाय 2025, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर के टारगेट है। ठीक है, तो ये तो पता होना ही चाहिए, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें जो टारगेट है सबसे पहला है MMR। ठीक है, मोर्टालिटी रेट जिसे बोलते हैं, इसे करना है 90, जो कि अभी है करंट में 113। ठीक है, रिड्यूस IMR इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो रहता है उसे करना है 23, जो कि अभी 32 है करंट में। रिड्यूस U5MR जो कि अंडर 5 मोर्टालिटी रेट रहती है, उसे रिड्यूस करना है 23, जो कि अभी 36 है। सस्टेन TFR टू 2.1, अभी करंट में TFR जो है वो 2.1 है, तो उसे ही सस्टेन रखने का यहाँ पर प्लानिंग है। TFR क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट। इसका क्या मतलब होता है? जो है चाइल्ड बर्थ पर वूमन, जिसे आप समझ सकते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन 2021 में आया था। 2021 का एग्ज़ाम का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। उस टाइम पे जो भी रिपोर्ट में आया होगा तो यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, फर्टिलिटी रेट करंट में अभी क्या है। तो इस टाइप के यहाँ से ही क्वेश्चन फिर एग्ज़ाम में उठाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए रिपोर्ट्स, डेटा, ये चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि RBI ग्रेड बी के एग्ज़ाम में जो डेटा है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है 2021 का RBI ग्रेड बी के एग्ज़ाम का। ठीक है, उस हिसाब से ही मैं आपको बता रही हूँ, इसे मैंने इसीलिए ही कवर किया है। और एनुअल मलेरिया इंसिडेंट की बात की जाए, इसके अलावा एनुअल मलेरिया इंसिडेंट की बात की जाए तो ये बिलो 1 जो है पर 1000 पे, बिलो 1 इसे रखना है। ठीक है, रिड्यूस हाउस होल्ड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, उसको भी जितना हो सके रिड्यूस करना है। इससे रिलेटेड पर्टिकुलर एक दिन और हमने न्यूज़ कवर की थी जिसमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की ही डिटेल पूरा आया था, तो आप प्रीवियस वीडियोज़ ढूंढ के उसमें देखिएगा। इस टाइप का डेटा बार बार ये रिपीट होता है। एंडिंग द TB एपिडेमिक बाय 2025 फ्रॉम द कंट्री से TB को पूरी तरह रिमूव करना है 2025 तक, तो ये पूरा यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, मेजर इम्पैक्ट इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में बात की जा रही है कि इसका क्या रोल रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। तो 2021 की अगर बात की जाए यहाँ पर तो 2.71 लाख
एडिशनल जो है इन्होंने जॉब यहाँ पर प्रोवाइड की है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की यहाँ पर बात की जाए तो डिक्लाइन हुआ है 443। इसके अलावा आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो मोर्टालिटी रेट यहाँ पर जो है डिक्रीज़ हुई है, डिक्लाइन हुआ है, काफ़ी बड़ा डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला है। पहले यहाँ पर 556 पर 1 लाख लाइव बर्थ यहाँ पर थे, 1990 की बात की जा रही है, और 2016-18 में यही आ गया है 113। तो कितना ज़्यादा मतलब अच्छा हुआ है, इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है। अ डिक्लाइन ऑफ 80% हैज़ बीन अचीव्ड इन MMR सिंस 1990, मतलब 80% का यहाँ पर जो है इम्प्रूवमेंट आया है। ओके, विच इज़ हायर देन द ग्लोबल डिक्लाइन। ग्लोबल की अगर बात की जाए, ग्लोबली यहाँ पर जो डिक्लाइन हुआ है वो केवल 45% हुआ है, जबकि इंडिया में 80% हो गया है। तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है ये। Last 5 years, maternal mortality rate has declined from 167 in 2011-13 SRS to 113 in 16-18 SRS। ठीक है, As per SRA's 2017-19 MMR has further reduced to 103। तो काफ़ी यहाँ पर अच्छा इम्प्रूवमेंट है जो कि बताया जा रहा है। और हम देखेंगे यहाँ पर IMR के बारे में, तो ये भी डिक्लाइन यहाँ पर हुआ है, 80 आ गया है। 80 था यहाँ पर इन 1990, जो कि अब 32 हो गया है 2018 में। परसेंटेज एनुअल कंपाउंड रेट ऑफ डिक्लाइन इन IMR ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर। ओके, यहाँ पर देखेंगे अगर आप 13 से लेकर 18 में अगर आप इसे देखेंगे तो 4.4% फ्रॉम द 2.9% ऑब्जर्व ड्यूरिंग 1990 टू 2012 एज पर द SRS 2020 IMR हैज़ फर्दर रिड्यूस टू 28। अगर रीसेंट के हिसाब से देखेंगे तो और ये 28 पर आ गया है। In the year 2020, malaria cases and death have declined by 46.28% and 18.18% respectively। मलेरिया केसेस इतना रिड्यूस हुए हैं और यहाँ पर डेथ की बात की जाए तो वो इतना रिड्यूस हुई हैं। ओके, द इंसिडेंट ऑफ TB per 1 lakh population has been reduced from 234 in 2012 to 193 in 2019। 12 में यहाँ पर इतना रहा है और प्लस ही 19 में जाके 193 हो गया है। ठीक है, द मोर्टालिटी ड्यू टू TB पर 1 लाख पॉपुलेशन फॉर इंडिया रिड्यूस्ड फ्रॉम 42 इन 12 टू 33 इन 2019। तो ये हर चीज़ का यहाँ पर ग्रोथ आपको बताया गया है। तो ये क्वेश्चन का बहुत सारा डेटा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अपना पूरा नोट करके रखिएगा डेटा को, आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आर्टिकल अब हम देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का MOU साइन यहाँ पर हुआ है किस किस के बीच में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ISA और ICAO के बीच में। अब ये क्या है पूरा वो हम देखेंगे क्यों हुआ है। इंडिया हैज़ अ टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग 175 gigawatt of renewable energy by 2022 and reduction in emission intensity by 33 to 35% by 2030, जो कि इंडिया का टारगेट है 175 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का 22 तक के लिए। और यहाँ पर इन्हें रिडक्शन करना है एमिशन में इतना परसेंट 2030 तक। तो उसी को अचीव करने के लिए ये पूरा MOU साइन किया गया है। द अलायंस हैज़ कमिटेड $1 ट्रिलियन, इतना इसमें इन्वेस्ट यहाँ पर होगा एंड इज़ कमिटेड टू मेकिंग द कॉस्ट ऑफ सोलर पावर मोर अफोर्डेबल। सोलर पावर को मोर अफोर्डेबल बनाने के लिए पूरा ये यहाँ पर MOU साइन किया गया है। ICAO इज़ कमिटेड टूवर्ड रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन। ऑलरेडी ये बहुत अच्छा काम यहाँ पर कर रहे हैं, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए काफ़ी इनिशिएटिव्स ले चुके हैं, काफ़ी सारे इनके गोल्स यहाँ पर हैं। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड इन 2015। अब यहाँ पर एक इंडिया का भी अचीवमेंट बताया जा रहा है कि इंडिया भी काफ़ी ऑलरेडी यहाँ पर वर्क कर रहा है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इंडिया का, वो 2015 में ही वर्ल्ड का फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, अब ये जो MOU साइन हुआ है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट एक तो आ जाएगा कि किस किस के बीच में हुआ है। ओके, अब आपको थोड़ा सा ISA के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो स्टैटिक क्वेश्चन बन जाते हैं फिर ऑर्गेनाइजेशन के भी आते हैं कि हेड कौन है, हेड क्वार्टर कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें।
तो ISA क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज कंसीव्ड एज अ जॉइंट एफर्ट बाय इंडिया और फ्रांस, ओके, टू मोबिलाइज एफर्ट्स अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज थ्रू डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी सॉल्यूशन। इसका जो हेड क्वार्टर है वो गुरुग्राम इंडिया में है, ओके। Total 106 countries have signed the ISA framework agreement out of 106 nation. The ISA is an alliance. ओके यहाँ पर एक्चुअली ये गलत है। अभी जो टोटल मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 121 यहाँ पर टोटल कंट्रीज़ की मेंबर हैं। 32 पार्टनर्स अलग से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि UN ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ISA वर्क फॉर एफिशिएंट कंजप्शन ऑफ सोलर एनर्जी टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल। करेंटली कितने यहाँ पर मेंबर्स कंट्री है ये पूछा जा सकता है, तो ये 121 आपको याद रखना है, ओके। तो केवल इतना है यहाँ पर इसके लिए इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में देखेंगे हम क्या है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर श्री अर्जुन राम मेघवाल टू अटेंड यूनेस्को मोंडिया कल्ट 2022 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस इन मैक्सिको। देखो मैक्सिको में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि आपको उसका नाम पता होना चाहिए, ओके। तो मोंडिया कल्ट 2022, आप इसको जिस तरीके से अपना रीड करना चाहें, सबका थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। इन द कॉन्फ्रेंस, अब ये क्यों मैंने इसे कवर किया है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे पहली बात, एक्चुअली ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें 100 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करने वाली है, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। द यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चर पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका नाम यहाँ पर ये दिया गया है, इस कंसीव्ड बाय यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर हो रही है। एक्चुअली ये 40 ईयर्स बाद हो रही है। देखो कोई भी चीज़ जब सालों में, कई सालों में एक बार हो रही है तो ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। 40 सालों से कुछ नहीं हो रहा था, 40 साल के बाद दोबारा से इसे करने का डिसीजन लिया गया है, यानी कि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले पूरे साल के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसका नाम इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब 40 ईयर्स के बाद ये हो रही है, तो फर्स्ट कहाँ पर हुई थी, वो भी यहाँ पर मैक्सिको सिटी में ही हुई थी, ठीक है। तो इस टाइप की फर्स्ट तो सेम ये हो गई थी। एक अनदर यहाँ पर यूनेस्को ने और की थी जिसे भी 24 ईयर्स पूरे होने वाले हैं। ये यूनेस्को की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चर पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, ये हुई थी स्टॉकहोम स्वीडन पे। तो इस टाइप की अगर बात की जाए कि एक 40 साल पहले 1982 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद एक 1998 में हुई थी सेकेंड, और ये थर्ड इस टाइप की कोई सी कॉन्फ्रेंस है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सालों में कब ये हो रही है, ठीक है। तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए और ये कहाँ हो रही है ये आपको पता होना चाहिए, बस इतना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं। और ये मेनली क्यों है, कल्चर वगैरह को प्रमोट करने के लिए, ओके। चलो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे वो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड अचीव्स हाईएस्ट टर्नओवर ऑफ ₹28,215 करोड़ सिंस इंसेप्शन with a growth of 57% over the previous year. पिछले साल के कंपैरिजन में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को 57% का यहाँ पर जो है ग्रोथ देखने को मिली है। टोटल टर्नओवर इनका इतना हो गया जो कि आज तक का सबसे हाईएस्ट है, इसीलिए थोड़ा सा ये हाईलाइट है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, कंपनी का नाम यहाँ पर आ सकता है क्योंकि एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हुआ है उसके लिए जब से वो बनी है, ठीक है। नवरत्न कंपनी में इसका नाम शामिल है, तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी अचीव्ड एन EBITDA of 3,469 करोड़ विद अ ग्रोथ ऑफ 148% ओवर द प्रीवियस ईयर। द कंपनी हैज़ ऑल्सो अर्न अ कैश प्रॉफिट जो कंपनी को हुआ है वो 1923 करोड़ का हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में, कौन से 2021, ठीक है। तो ये भी छोटा सा आर्टिकल है, बस कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए। नवरत्न कंपनी है और अब तक का हाईएस्ट टर्नओवर इसका रहा है, इसीलिए थोड़ा सा ये अभी न्यूज़ में रहेगी। कन्फ्यूजन ये बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, इस टाइप के आए भी हैं पहले RBI के एग्ज़ाम में। कंपनी का नाम आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये कौन सी उसमें आती है, नवरत्न, नवरत्न या और जो भी ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको फिर पता होना चाहिए। तो आज के केवल इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, बट सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। काफ़ी सारा डेटा यहाँ पर है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। तो इसे नोट करके रखिएगा ताकि रिविजन में आपको बहुत अच्छी हेल्प हो सके। बाकी RBI ग्रेड B का एग्ज़ाम अगर आप फोकस कर रहे हैं तो उसके लिए PIB समरी बहुत बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इसे आप डेली बेसिस पर देखने की आदत बनाइए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा लोड ना आए कि अब आप इतना सारा कैसे कवर करेंगे। जिस तरीके से हम रोज़ कवर कर रहे हैं, आप देख ही सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट पर डे का निकल कर आ रहा है, यानी कि कितना सारा हो जाएगा यदि आप एग्ज़ाम टाइम पर जाकर इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, डेली बेसिस पर इसे करते चलिएगा ताकि रिवीजन अगर आप करेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट स्टार्टिंग से पढ़ेंगे वो सही नहीं रहेगा। ओके, तो कोई अगर सजेशन आपकी तरफ से हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।